तो आज का टॉपिक अपना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये सेकंड चैप्टर अपन ले रहे हैं बिजनेस बस्टिंग में। तो सबसे पहले जब चैप्टर के कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है। तो जैसे इसका नाम पता है कि ये कैपिटल की कॉस्ट है। तो जैसे अगर कोई भी कंपनी है तो कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, डेट्स भी हो सकते हैं, डिवेंचर लोन वगैरह भी हो सकते हैं, और जो कंपनी की खुद की जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती है, रिजर्व्स वगैरह जो होते हैं, वो भी क्या होते हैं, कंपनी की कैपिटल का ही पार्ट होते हैं। लेकिन कंपनी को क्या होता है, इक्विटी के लिए, प्रेफरेंस के लिए या डेट के लिए कुछ ना कुछ पे करना होता है, ठीक है। क्योंकि जो इक्विटी का जो अमाउंट आता है, प्रेफरेंस शेयर का जो भी अमाउंट कंपनी के पास आता है, डेट्स का जो अमाउंट आता है, वो ज्यादातर पब्लिक से आता है, शेयर होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स से आता है। तो बदले में उन्हें प्रॉफिट का एक हिस्सा पे किया जाता है। जैसे अगर हमने इक्विटी से पैसा लिया है तो हमें डिविडेंड पे करना होगा, प्रेफरेंस शेयर में भी हमें डिविडेंड पे करना होता है। बस फर्क ये होता है जो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड होता है वो फिक्स रेट पे चलता है, और जो इक्विटी का डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है हर साल। और जितने भी डेट्स होते हैं उनके बदले में हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो जो भी हम कैपिटल के बदले में पे करते हैं, ये जो अमाउंट हम कैपिटल के बदले में जो हम पे करते हैं, इसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। और हर कंपनी ये मेजर करना चाहती है कि वो कंपनी अपनी कैपिटल के अगेंस्ट में कितना कॉस्ट पे करती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे इन चारों के बारे में इंडिविजुअली कि इक्विटी का कॉस्ट क्या रहेगा, प्रेफरेंस का, डिबेंचर्स, डेट्स का और रिटेन्ड अर्निंग का क्या रेट रहेगा। और फिर उसके बाद हम निकालेंगे इन चारों का कंबाइंड, जिसे हम कहते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हमारे सामने है कॉस्ट ऑफ डेट या कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जिसे हम कहते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो डिबेंचर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं इररिडीमेबल, ठीक है, जिनके रिडम्पशन का टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, और एक होता है रिडीमेबल, जिनका ऑलरेडी टाइम क्या होता है, पहले से फिक्स होता है कि कितने साल के बाद वो रिडीम हो जाएंगे। तो एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी हम कोई कॉस्ट निकालें वो कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स होनी चाहिए, ठीक है। वैसे तो जो प्रेफरेंस शेयर है, डिबेंचर्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, सॉरी प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग्स, ये तीनों जो होते हैं ये आफ्टर टैक्स ही होते हैं, क्योंकि डिविडेंड जो हम पे करते हैं वो टैक्स के बाद पे करते हैं। लेकिन केवल डेट्स ऐसे हैं, डिबेंचर ऐसे हैं जिन पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है टैक्स से पहले। तो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर या कॉस्ट ऑफ डेट्स की जब हम बात करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट बिफोर टैक्स होते हैं, जिन्हें हमें आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना होगा। बाकी तीनों को, इक्विटी को, प्रेफरेंस को, रिटेन्ड अर्निंग को कभी भी हमें आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होते हैं। तो सबसे पहले जब हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर इररिडीमेबल की बात करेंगे तो बहुत सिंपल से इसका फॉर्मूला है, केडी इसका साइन हो जाएगा, डी डिबेंचर का साइन लगा देंगे हम, आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ये तो है बिफोर टैक्स का फॉर्मूला, और जैसे ही हम 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ये आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, नेट प्रोसीड की अगर हम बात करें तो नेट प्रोसीड इश्यू प्राइस ही होता है। जब हम डिवेंचर को इश्यू करते हैं तो इश्यू करते समय हमें एक्चुअली अमाउंट कितना मिला, तो अगर उसके ऊपर कोई प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो हम ऐड कर देंगे। अगर उस पे कोई डिस्काउंट है तो हम लेस कर देंगे। और अगर उस पे अगर हमारा कोई एक्सपेंडिचर हुआ है, जैसे ब्रोकरेज पे की है हमने, या अंडरराइटिंग कमीशन पे किया है, या कोई प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा हुआ है, तो वो एक्सपेंडिचर हम लेस कर देंगे। या फिर अगर हमें क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है तो हम वो ही ले लेंगे नेट प्रोसीड की जगह, ठीक है। नहीं तो जितने भी एक्सपेंडिचर डिस्काउंट है वो लेस कर दीजिए, और अगर प्रीमियम गिवन है तो प्लस कर दीजिए, इश्यू प्राइस में आपका नेट प्रोसीड आ जाएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हमारे सामने है, ए लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 12% इररिडीमेबल डिबेंचर्स एट 103 एट 3 रुपीज प्रीमियम टू देयर एट पार वैल्यू ऑफ 100 रुपीज। वैसे डिबेंचर हमारा 100 रुपए का है, लेकिन 3% प्रीमियम पे हमने क्या किया है, 103 रुपए में उसको इश्यू किया है। तो 103 रुपए हमारा नेट प्रोसीड हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में आगे इसने कह दिया कि जो करंट मार्केट प्राइस है वो डिबेंचर की 94 रुपीज है, तो हो सकता है 9 रुपीज का कोई एक्सपेंडिचर हो गया होगा।
ठीक है, तो अगर मार्केट प्राइस गिवन है तो वो ही लेना है, नहीं गिवन होता तो हम 103 रुपए ले लेते, कोई एक्सपेंडिचर होता तो वो भी लेस कर देते। If the company pays corporate tax rate at 35%, then what is its current cost of debenture capital? तो हमारी जो डिबेंचर कैपिटल है उसकी कॉस्ट क्या होगी, अब हम ये निकालने जा रहे हैं। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने ये कहा था कि ऊपर ही ऊपर हम क्या लेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर में हम ले लेंगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 12%, जो कि हमेशा निकलता है फेस वैल्यू का, और फेस वैल्यू हमें दे रखी है 100 रुपए। तो 100 रुपए का 12% आप निकालोगे तो 12 रुपए आ जाएगा। नीचे अगर मैं नेट प्रोसीड की अगर मैं बात करूं तो नेट प्रोसीड 94 रुपीज होगा, क्योंकि मार्केट प्राइस दिया हुआ है, इनटू 100 आप कर दीजिए, और एंड पे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टैक्स रेट जो कि 35% है, जिसको हम 0.35 लिख सकते हैं। अब अगर इस पूरे को अगर हम कंप्लीट सोल्व आउट करते हैं तो आप कर सकते हो 12 डिवाइड बाय 94 इंटू 100 अगर आप करोगे तो यहां तक का जो आपका सॉल्यूशन है वो आ जाएगा 12.77%। ठीक है, बाद में आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस 0.35 का मतलब हो जाएगा 0.65 बचेगा आपके पास, आप इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो कंप्लीट आंसर आपके पास आ जाएगा 8.30%। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है उसकी वैल्यू है 8.30%, हम कॉस्ट पे करते हैं डिबेंचर्स के ऊपर। इसी के बाद अगर हम देखें तो रिडीमेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होंगे जो एक पर्टिकुलर ईयर के बाद क्या होंगे, रिडीम होंगे, जिसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट के आगे ही आपको 1 माइनस टी लगाना है आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए, प्लस करना है एमवी का मतलब होता है मैच्योरिटी वैल्यू, यानी कि जब हम 5 साल या 10 साल के बाद जब इसकी लाइफ खत्म होगी उस समय हम कितने रुपए पे करेंगे, यानी रिडम्पशन के टाइम पे कितना पे करेंगे, दैट इज मैच्योरिटी वैल्यू, माइनस नेट प्रोसीड जो कि इशू के समय हमें कैश कितना मिलेगा, डिवाइड बाय एन, जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ ईयर को डिनोट करेगा, और नीचे हम कर देंगे मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का एवरेज अपॉन 2 करके। तो हमें क्वेश्चन में देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एक कंपनी है जो इशू करती है 10,000 10% डिबेंचर 100 रुपए वाले, इस पर प्रीमियम है 10%, तो इशू पे प्रीमियम है ये, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2019 टू बी मैच्योर्ड ऑन 1 अप्रैल 2025। तो आप देख सकते हो इसकी जो लाइफ है पूरी 6 साल की लाइफ है। 19 में हम इशू कर रहे हैं और 25 में हम क्या कर रहे हैं, इसको मैच्योर्ड कर रहे हैं, यानी कि रिडीम कर रहे हैं, तो 6 साल की इसकी लाइफ है। उसके बाद डिबेंचर विल बी रिडीम्ड ऑन मैच्योरिटी एंड कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अज्यूमिंग 35% एज टैक्स रेट। तो फॉर्मूला आपके सामने है ही, इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू रखनी है। तो इंटरेस्ट की जगह तो हम रख देंगे, इंटरेस्ट अमाउंट कितना निकलेगा हमारा, इंटरेस्ट अमाउंट हमारा आ जाएगा 100 रुपए का डिबेंचर है फेस वैल्यू, जिसका 10% हमारा क्या रहेगा, इंटरेस्ट, तो 10 रुपए का तो इंटरेस्ट हो जाएगा। 1 माइनस टी का मतलब है टैक्स रेट, तो टैक्स रेट हमारे पास 35% है तो 0.35 हो जाएगा। इसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू की बात करें तो यहां पर क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि मेच्योरिटी पे प्रीमियम होगा या कुछ और होगा, तो हम 100 रुपए ही मानेंगे। नेट प्रोसीड कितना होगा, 100 रुपए का डिबेंचर है, इसको हम इश्यू कर रहे हैं 10% प्रीमियम पे, तो 110 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कोई एक्सपेंडिचर वगैरह नहीं है, तो नेट प्रोसीड 110 का हो जाएगा। एन में हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर, जो 19 से 25 अगर आप काउंट करोगे तो 6 ईयर्स हो जाएंगे, और नीचे इन दोनों का हम एवरेज ले लेंगे, जो कि मेच्योरिटी वैल्यू है 100 और नेट प्रोसीड है अपना 110। अगर इस पूरे को अगर हम सोल्व आउट करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर ऊपर वाला कंप्लीट सोल्व आउट करते हैं तो सबसे पहले 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.65 से और प्लस कर देंगे 100 माइनस 110 अपॉन 6, तो 100 में से 110 जाएगा तो माइनस का 10 होगा, और माइनस 10 में से अगर आप डिवाइड करते हो 6 का तो 1.67 आता है माइनस का, और आगे है प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा 1.67। डिवाइड की अगर अपन बात करें तो 100 प्लस 110 210 हो जाएगा, 210 अपॉन 2 करेंगे तो 105 हो जाएगा।
और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। तो इस तरीके से ओवरऑल सॉल्यूशन हो जाएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग। तो 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.65 से तो 6.5 हो जाएगा। 6.5 में माइनस कर दीजिए 1.67 तो 4.83 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा 105 से हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, 4.83 डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 4.6% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, अगर रिडीमेबल आता है क्वेश्चन तो उसको इस तरीके से हमें सोल्व आउट करना होगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर आ जाएगा। डिबेंचर की बात खत्म हो चुकी है। डिबेंचर दो टाइप के हो गए, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। वैसे ही प्रेफरेंस शेयर भी दो होते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। बस यहाँ पर फर्क ये होगा कि हमें इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड लगाना है और यहाँ पर 1 - टैक्स रेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड दिया जाता है वो आफ्टर टैक्स ही दिया जाता है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है केपी, पी लग जाएगा प्रेफरेंस शेयर के लिए, तो डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड इनटू 100। तो बस क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट रेट है उसकी जगह हमें डिविडेंड रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर रिडीमेबल की बात करें तो भी सेम फॉर्मूला होगा। एक तो इंटरेस्ट की जगह डिविडेंड वर्ड लग जाएगा, 1 - लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आफ्टर टैक्स है, प्लस मेच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन नंबर ऑफ ईयर। ओवरऑल डिवाइड में मेच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। इसको अपन एक क्वेश्चन से देख सकते हैं। XYZ एक कंपनी है जिसने इशू किए हैं 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच। अगर आपके पास एक शेयर या एक डिबेंचर का प्राइस है तो आपको 2000 या जो 10,000 सिक्योरिटीज होती है उनका प्राइस निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो 100 रुपए वाला जो प्रेफरेंस शेयर है हम उसको इशू कितने पे कर रहे हैं, 95 पे। तो ये तो क्या हो गया हमारा नेट प्रोसीड। कंपनी क्या करेगी, प्रपोज करेगी इसको टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। लेकिन कितने पर करेगी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम मान के चलेंगे 100 रुपए वाला 100 रुपए में ही रिडीम होगा। कैलकुलेट करो प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू। अगर क्वेश्चन में ये 10th ईयर नहीं होता तो ये रिडीमेबल होते, रिडीमेबल इररिडीमेबल होते। इररिडीमेबल और रिडीमेबल में केवल एक ही फर्क है, जब भी रिडीमेबल का क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर हमेशा होंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये एज इट इज आपका फॉर्मूला एज इट इज काम करेगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते जाओ। सबसे पहले डिविडेंड, तो प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा एक परसेंटेज होता है, जैसे 10% दिया हुआ है तो फेस वैल्यू 100 रुपए का है, डिस्काउंट या प्रीमियम से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो 100 रुपए का 10% निकल जाएगा 10 रुपए। मेच्योरिटी वैल्यू 100 रुपए ही रहेगी क्योंकि मेच्योरिटी वैल्यू के लिए कुछ नहीं कहा। नेट प्रोसीड हमें क्वेश्चन में गिवन है 95, नंबर ऑफ ईयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। इसी तरीके से मेच्योरिटी वैल्यू 95, नेट प्रोसीड सॉरी, मेच्योरिटी वैल्यू 100 अपॉन 2 और ओवरऑल का मल्टीप्लाई बाय 100% में कन्वर्ट करने के लिए। तो अगर इस पूरे को सोल्व आउट करते हैं तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस हो जाएगा 100 में से 95 माइनस होगा तो 5 अपॉन 10 करोगे तो 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 95 हो जाएगा 195 अपॉन 2 आप करोगे तो 97.5 आपके सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। और जब पूरे को हम सोल्व आउट करेंगे तो 10 प्लस 0.5 हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाय 97.5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ओवरऑल आंसर आपके सामने आ जाएगा 10.77%। तो इजी टॉपिक्स है, जैसा का जैसा डिबेंचर का है बिल्कुल वैसा का वैसा प्रेफरेंस का ही है। केवल एक तो 1 - टैक्स रेट का फर्क होगा जो आपको लगाना है डिबेंचर में लेकिन प्रेफरेंस शेयर में नहीं लगाना है। और एक डिफरेंस होगा, अगर डेट्स होता है तो इंटरेस्ट रेट लेनी है, इंटरेस्ट अमाउंट लेना है, प्रेफरेंस शेयर है तो डिविडेंड अमाउंट लेना है। इसके बाद अगर हम तीसरी सिक्योरिटी की बात करें जो कि हमारी इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर में रिडीमेबल इररिडीमेबल नहीं होता है, लेकिन इसको निकालने के 3 मेथड होते हैं।
मेथड नंबर 1 है अर्निंग यील्ड मेथड। अगर आपके क्वेश्चन में अर्निंग है, जिसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, तो अर्निंग यील्ड मेथड लगेगा, जिसमें आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। मार्केट प्राइस क्वेश्चन में हमेशा होता है। अगर अर्निंग पर शेयर क्वेश्चन में नहीं है तो आप निकाल सकते हैं ईपीएस इक्वल्स टू प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यानी एक इक्विटी शेयर पे कितना प्रॉफिट हमें मिल रहा है उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। दूसरा मेथड है डिविडेंड यील्ड मेथड। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है तो बस आपको कुछ नहीं करना, अर्निंग पर शेयर की जगह डीपीएस लगाना है, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100। लेकिन अगर क्वेश्चन में डिविडेंड यील्ड के साथ साथ ग्रोथ भी दिया हुआ है, जो कि थर्ड मेथड है, तो आपको लगाना है डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ रेट। जी का मतलब यहां पर है ग्रोथ रेट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है जो पे करती है डिविडेंड 1 रुपया, तो अब ऑब्वियस बात है क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड यील्ड मेथड है, बस ये देखना है कि यहां पर ग्रोथ है भी या नहीं। तो हमने 1 रुपए का डिविडेंड दिया है लास्ट ईयर, पिछले साल, और ये एक्सपेक्ट होता है कि ये 10% ग्रो करेगा, यानी हर साल नेक्स्ट ईयर क्या करेगा, ये हर साल 10% ग्रो करेगा। ठीक है, कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज 55। तो अगर हम सॉल्यूशन निकालें तो देखो मार्केट प्राइस तो 55 आई गया है, जो कि डिनोमिनेटर हो गया। ऊपर जो अगर अपन अर्निंग पर शेयर का डिविडेंड की अगर हम बात करें तो डिविडेंड यहाँ पे आप 1 रुपए मत लिख देना। क्यों? क्योंकि यहीं पर आपकी गलती होगी। 1 रुपए का जो डिविडेंड है वो लास्ट ईयर है, करंट ईयर में नहीं है, क्योंकि जब करंट ईयर में आएगा तो वो 10% ग्रो होके आएगा। तो 1 रुपीज तो आएगा ही आएगा, 1 रुपीज प्लस 10% ग्रो होके आएगा, तो 1.10 आएगा। 1 रुपए का डिविडेंड हमने पे किया है लास्ट ईयर, करंट ईयर में जब हम पे करेंगे तो 10% इंक्रीज होके आएगा, तो 1.10 हमने पे किया होगा। ठीक है, और प्लस हम कर देंगे 10% का ग्रोथ है तो 0.10, तो ओवरऑल हमारा आंसर हो जाएगा 1.10 में आप डिवाइड कर दीजिए 55 का। ठीक है, और उसमें फिर आप प्लस कर दीजिए 0.10 का, तो 0.12 आंसर आएगा, जिसको हम और 12% भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर अभी हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया है। अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन गलती हो सकती है, लास्ट ईयर है, करंट ईयर है, ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। इक्विटी की बात के बाद जब लास्ट सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, जो कि है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स हमेशा इक्विटी के इक्विवेलेंट ही होता है, लेकिन इसमें केवल थोड़ा सा चेंज आ जाता है। वो क्या है, देखो ऊपर तो जो है वो न्यूमरेटर में अर्निंग पर शेयर या डिविडेंड पर शेयर जो क्वेश्चन में दिया हो वो लेना ही लेना है, मार्केट प्राइस लेना ही है इनटू 100, यानी पूरा का पूरा फॉर्मूला जो है वो इक्विटी वाला ही है। केवल यहां पर 3 एलिमेंट नए आएंगे, 1 माइनस टीपी, 1 माइनस बी और 1 माइनस टीसी। अब ये तीनों क्या है, अगर टीपी की बात करें तो टीपी का मतलब होता है पर्सनल इनकम टैक्स रेट। बी की बात करें तो बी का मतलब होता है ब्रोकरेज रेट, और टीसी की बात करें तो कैपिटल गेन टैक्स रेट। एक टैक्स रेट और होता है कॉर्पोरेट टैक्स रेट, वो ओनली टी होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ओनली टी आता है तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट, जो कंपनी की टैक्स रेट होती है, जिसको 1 माइनस टी में हम लिखते हैं, तो वो टी होता है। टीसी आ जाए तो कैपिटल गेन टैक्स रेट होता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। उसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मानते हैं कि अगर कंपनी का एक प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए है, और कंपनी के पास इक्विटी शेयर 10,000 है 10 रुपए वाले, शेयर की मार्केट प्राइस 50 रुपए है, और पर्सनल इनकम टैक्स रेट दे रखा है 10% और कैपिटल गेन टैक्स रेट दे रखा है 4%। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहाँ पे ब्रोकरेज रेट गिवन नहीं है, तो कोई इश्यू नहीं है। इन तीनों में से टीपी, टीसी और बी, इन तीनों में से अगर तीनों गिवन है तो आप तीनों लगा देना, कोई 2 या कोई 1 गिवन है तो वो लगा देना।
अगर कोई मिसिंग है तो उसको फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें तो सबसे पहले अर्निंग पर शेयर, तो अर्निंग पर शेयर हम निकाल सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर गिवन नहीं है, और अर्निंग पर शेयर आएगा 10 रुपए। कैसे? प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, और नंबर ऑफ शेयर है 10,000। तो मैंने ऊपर बताया था टोटल प्रॉफिट में टोटल नंबर ऑफ शेयर का हम डिवाइड कर देंगे, 1 लाख में 10,000 का डिवाइड कर देंगे, 10 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ जाएगा। तो अर्निंग पर शेयर आ गया 1 माइनस टीपी। टीपी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10%, जिसको हम 0.10 लिख सकते हैं। ब्रोकरेज रेट यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम इसको हटा देंगे। और मार्केट प्राइस की अगर अपन बात करें तो मार्केट प्राइस 50 रुपए दिया हुआ है, और कैपिटल गेन टैक्स रेट की बात करें तो 4% को अपन बोलेंगे 0.04 इंटू 100। अब अगर ओवरऑल सोल्व आउट करें तो 10 को तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.90 से, डिवाइड में 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.96 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को। तो ओवरऑल हमारा आंसर आ जाएगा, अगर आप 10 को 0.90 से मल्टीप्लाई करोगे 9 रुपए आ जाएगा, 50 को 9.96 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 48 आ जाएगा इंटू 100। तो ओवरऑल आपका आंसर हो गया 9 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, 18.75%। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो कंपनी की है वो 18.75% चल रही है। तो सब कुछ जो बेस्ड है वो केवल फॉर्मूला बेस पर बेस्ड है। चारों टाइप के फॉर्मूलाज अपने हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद फाइनली जो सबसे बड़ा क्वेश्चन और जो एग्जाम में आता है वो है आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एग्जाम में आपके सामने 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। सोर्स आपको गिवन है, अमाउंट गिवन है, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी गिवन है। तीनों डेटा आपको गिवन है कि डिवेंचर कितने हैं आपके पास प्रेफरेंस कितना है, आपके पास इक्विटी कितना है, आपके पास रिटेन्ड अर्निंग कितना है, और इनकी आफ्टर टैक्स सीओसी कितनी है। तो अगर ऐसा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आता है तो हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, सोर्स नोट कीजिए, अमाउंट नोट कीजिए, इनका सीओसी जो आफ्टर टैक्स गिवन है वो नोट कीजिए, और अमाउंट और सीओसी को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट हम निकाल देंगे, यानी अमाउंट मल्टीप्लाई बाय सीओसी। तो सोर्स हमें गिवन है 10% डिवेंचर 5 लाख रुपए के, 5% प्रेफरेंस शेयर 5 लाख रुपए के, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए की, और रिटेन्ड अर्निंग्स ये हमें गिवन है 5 लाख रुपए की। तो टोटल जो हमारी कैपिटल है ये भी आपको निकालना है। टोटल कैपिटल 25 लाख रुपए, सीओसी आपको लिख लेना है यहाँ पे 5.5%, जैसा दिया हुआ है बिल्कुल एज इट इज वैसा का वैसा लिख लेना। 5.3%, 10% और 8%। आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 लगाना ही होगा। तो आप निकाल लीजिए 5 लाख रुपए का 5.5%, तो 27,500 रुपए आ जाएगा। इसी तरीके से 5 लाख रुपए का 5.3% आप निकाल लीजिए तो 26,500 रुपए आ जाएगा। 10 लाख का 10% निकालेंगे 1 लाख रुपए आ जाएगा, और 5 लाख का 8% निकालेंगे 40,000 रुपए आ जाएगा। टोटल प्रोडक्ट ले लीजिए, तो टोटल प्रोडक्ट आपके पास हो जाएगा 27,500 प्लस 26,500 प्लस 1 लाख और 40,000, तो 1,94,000 आपकी टोटल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये तो टोटल हो गया। उसके बाद जब आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना होगा तो एक सिंपल आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ कैपिटल इनटू 100। तो टोटल प्रोडक्ट कितना आया 1,94,000, टोटल कैपिटल आपकी 25 लाख रुपए की है, मल्टीप्लाई बाय 100।
तो 7.76% आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला तरीका है, बहुत इजी तरीका है। सोर्स, अमाउंट और सीओसी, ये तीन चीज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ही। इसके अलावा प्रोडक्ट केवल आपको निकालना है अमाउंट को और सीओसी को मल्टीप्लाई करके, और प्रोडक्ट के टोटल में कैपिटल का टोटल हम डिवाइड कर देंगे तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन सेकंड हमारे पास अवेलेबल है। अगर हम इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर हम करना चाहें तो कैसे करेंगे, तो ये जो सोर्स है और जो अमाउंट है और जो सीओसी है, ये एज इट इज तो हमें लेना ही लेना है। ये तो एज इट इज हमें लेना ही है। इसके अलावा हम यहां पर एक चीज लेके चलेंगे, वेट्स। तो वेट कैसे लेते हैं? वेट का फॉर्मूला होता है कि अपनी जो ये पर्टिकुलर कैपिटल है 5 लाख रुपए, ये 25 लाख का कितना परसेंट है, उसको बोलते हैं वेट। तो आप सिंपल सा एक काम करेंगे, 5 लाख डिवाइड बाय 25 लाख इंटू 100, तो 20% आएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लिख देंगे 20%। 5 लाख 20%, तो 10 लाख क्या हो जाएगा 40%, और 5 लाख क्या हो जाएगा 20%। तो यहां पर क्या होगा, सीधा आपका वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलेगा। अब करना क्या है, आप 5.5% को 20% से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5.5% को हम क्या बोल सकते हैं, 0.055 बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 0.20 हम कर सकते हैं, तो यह आपका आंसर आएगा 0.011। इसी तरीके से 5.3 को हम 0.053 बोल सकते हैं, या एक काम कर सकते हैं, आप इनको पहले कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे 5.55 को हम 0.055 लिख सकते हैं, 5.3 को 0.053 लिख सकते हैं, 10% को हम 0.10 लिख सकते हैं, और 8% को हम 0.08 लिख सकते हैं। इसी तरीके से इनके परसेंटेज को भी हम 0.20, 0.20, 0.40 और 0.20 ये लिख सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.0106। 0.10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से, तो 0.04 आ जाएगा, और 0.08 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.20 से, तो 0.016 आ जाएगा। अब आप इन सबका टोटल लगा लीजिए, (0.011 प्लस 0.0106 प्लस 0.04 प्लस 0.016, तो आपके सामने टोटल आ जाएगा 0.0776। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.76% के इक्वलेंट हो जाएगा। 7.76% बोल दो या 0.0776 बोल दो, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, जो भी हमें इजी लगे वो हम एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन तो हमें हमारे सामने मिलता है इस प्रकार का, एक क्वेश्चन हमें मिलेगा इस तरीके से कि सेम क्वेश्चन है, सोर्स भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है, सीओसी भी गिवन है, लेकिन अमाउंट जो है वो हमें दो गिवन होगा, एक तो बुक वैल्यू और एक अमाउंट हमें गिवन होगा मार्केट वैल्यू। तो ऊपर जो अभी हमने सॉल्यूशन देखा है वो तो बुक वैल्यू का है, जिसमें आपको डिबेंचर का, प्रेफरेंस का, इक्विटी का, रिटेन्ड अर्निंग का सबका अमाउंट देगा, लेकिन मार्केट प्राइस में कभी भी आपको रिटेन्ड अर्निंग का प्राइस नहीं देगा, वो निल होगा। तो हमें क्या करना है, तो जब भी हम सोर्स लिखेंगे यहाँ पे, तो सोर्स हम चारों लिखेंगे। ये सॉल्यूशन में बता रहा हूं मार्केट प्राइस वाला। ठीक है, तो जो सीओसी हम निकालने जा रहे हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने जा रहे हैं, वो निकालने जा रहे हैं ऑन मार्केट प्राइस। तो सोर्स हम लिखेंगे, अमाउंट भी हम लिखेंगे और सीओसी भी हम लिखेंगे। तो सोर्स हमारे पास वही हो जाएगा 10% डिबेंचर्स, 5% प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स।
अमाउंट भी हम लिख देंगे 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। लेकिन इक्विटी और प्रेफरेंस में अब हमें क्या है, डाउट है। तो इक्विटी प्रेफरेंस में देखो तो इक्विटी 12 लाख रुपए की है और हमें रिटेन अर्निंग गिवन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जो मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ होता है उसमें रिटेन अर्निंग भी शामिल होता है। तो इक्विटी के मार्केट प्राइस में रिटेन अर्निंग शामिल है, तो इस 12 लाख को हम बुक वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो कि 10 लाख और 5 लाख है। 10 और 5 लाख का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो 2:1 का रेशियो हो जाएगा, 10 लाख 5 लाख का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी हमारी 12 लाख का 2/3, 2:1 के हिसाब से 8 लाख रुपए, और रिटेन अर्निंग हो जाएगा हमारा 12 लाख का 1/3, जो कि 4 लाख रुपए हो जाएगा। तो हमें अमाउंट में केवल इतना सा चेंज करना है, जो मार्केट प्राइस इक्विटी का गिवन है उसको इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। बाकी जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो सेम रहेगी। फिर आपको प्रोडक्ट से निकालना है या फिर वेट से मल्टीप्लाई करके WACC निकालना है, वो फिर बिल्कुल सेम बात है जैसे आप निकालना चाहो वैसे। ठीक है। और एक तीसरा क्वेश्चन और आपके सामने आता है जिसमें आपको इंफॉर्मेशन दे देगा और सोर्स और अमाउंट देगा, COC नहीं देगा। तो पहले आपको क्या करना होगा, इंफॉर्मेशन के हिसाब से चारों की इंडिविजुअल COC निकालनी होगी, जो हमने पहले लेक्चर में देख लिया है। उस तरीके से KD, KP, KE और KR को हमें कैलकुलेट करना होगा। देन उसके बाद वेटेड एवरेज कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस टेबल के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये बिल्कुल कंप्लीट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और वो सारा प्रैक्टिस आपको करवा दिया गया है।